हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 17। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। प्रभात का समय था। चैत का सुखद पवन प्रवाहित हो रहा था। बाबू ज्वाला सिंह बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटे हुए घोड़े का इंतजार कर रहे थे। उन्हें आज मौका देखने के लिए लखनपुर जाना था, किंतु मार्ग में एक बड़ी बाधा खड़ी हो गई थी। कल संध्या समय शीलमणि ने उनसे ज्ञान शंकर के मुकदमे की बात कही थी और तभी से वह बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। सामने एक जटिल समस्या थी, न्याय या प्रणय, कर्तव्य या स्त्री की मान रक्षा। वह सोचते थे, मुझसे बड़ी भूल हुई कि इस मुकदमे को अपने इजलास में रखा, लेकिन मैं यह क्या जानता था कि ज्ञान शंकर यह कूटनीति ग्रहण करेंगे। बड़ा स्वार्थी मनुष्य है। इसी अभिप्राय से उसने स्त्रियों में मेल जोल बढ़ाया। शीलमणि यह चालें क्या जाने, शील में पड़कर वचन दे आई। अब यदि उसकी बात नहीं रखता तो वह रो रो कर जान ही दे देगी। उसे क्या मालूम कि इस अन्याय से मेरी आत्मा को कितना दुख होगा। अभी तक जितनी गवाहियां सामने आई हैं, उनसे तो यही सिद्ध होता है कि ज्ञान शंकर ने असामियों को दबाने के लिए यह मुकदमा दायर किया है, और कदाचित बात भी यही है। बड़ा ही बना हुआ आदमी है। लेख तो ऐसा लिखता है कि मानो दीन रक्षा के भावों में पगा हुआ है, किंतु पक्का मतलबी है। गायत्री की रियासत का मैनेजर हो जाएगा तो अंधेर मचा देगा। नहीं, मुझसे यह अन्याय न हो सकेगा। देखकर मक्खी नहीं निगली जाएगी। शीलमणि रूठेगी तो रूठे, उसे स्वयं समझना चाहिए था कि मुझे ऐसा वचन देने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन मुश्किल तो यह है कि वह केवल रोकर ही मेरा पिंड न छोड़ेगी, बात बात पर ताने देगी। कदाचित मैके की तैयारी भी करने लगे। यही उसकी बुरी आदत है कि या तो प्रेम और मृदुलता की देवी बन जाएगी, या बिगड़ेगी तो भालों से छेदने लगेगी। ज्ञान शंकर ने मुझे ऐसे संकट में डाल रखा है कि उससे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखता। ज्वाला सिंह इसी हैस बैस में पड़े हुए थे कि अचानक ज्ञान शंकर सामने पैर गाड़ी पर आते दिखाई दिए। ज्वाला सिंह तुरंत कुर्सी से उठ खड़े हुए और साइस को जोर से पुकारा कि घोड़ा ला। साइस घोड़े को कसे हुए तैयार खड़ा था। यह हुक्म पाते ही घोड़ा सामने लाकर खड़ा कर दिया। ज्वाला सिंह उस पर कूदकर सवार हो गए। ज्ञान शंकर ने समीप आकर कहा, कहिए भाई साहब, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले। ज्वाला सिंह बोले, जरा लखनपुर जा रहा हूँ, मौका देखना है। ज्ञान शंकर ने कहा, धूप हो जाएगी। ज्वाला सिंह बोले, कोई परवाह नहीं। ज्ञान शंकर ने पूछा, मैं भी साथ चलूं। ज्वाला सिंह बोले, मुझे रास्ता मालूम है। यह कहते हुए उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई और हवा हो गए। ज्ञान शंकर समझ गए कि मेरा मंत्र अपना काम कर रहा है। यह अकृपा इसी का लक्षण है। ऐसा ना होता तो आज भी मीठी मीठी बातें होती। चलो जरा शीलमणि को और पक्का कर आऊं। यह इरादा करके वह ज्वाला सिंह के कमरे में जा बैठे। अर्दली ने कहा, सरकार बाहर गए हैं। ज्ञान शंकर बोला, मैं जानता हूँ, मुझसे मुलाकात हो गई, जरा घर में मेरी इत्तला कर दो। अर्दली बोला, सरकार का हुक्म नहीं है। ज्ञान शंकर बोला, मुझे पहचानते हो या नहीं। अर्दली बोला, पहचानता क्यों नहीं हूँ। ज्ञान शंकर बोला, तो चौखट पर जाकर कहते क्यों नहीं। अर्दली बोला, सरकार ने मना कर दिया है। ज्ञान शंकर को अब विश्वास हो गया कि मेरी चाल ठीक पड़ी। ज्वाला सिंह ने अपने को पक्षपात रहित सिद्ध करने के लिए ही यह षड्यंत्र रचा है। यह सोच ही रहे थे कि शीलमणि से कैसे मिलूं कि इतने में मेहरी किसी काम से बाहर आई और ज्ञान शंकर को देखते ही जाकर शीलमणि से कहा। शीलमणि ने तुरंत उनके लिए पान भेजा और उन्हें दीवान खाने में बैठाया। एक क्षण के बाद वह खुद जाकर पर्दे की आड़ में खड़ी हो गई और मेहरी से कहलाया,
मैंने बाबूजी से आपकी सिफारिश कर दी है। ज्ञानशंकर ने धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे अब आप ही का भरोसा है। शीलमणि बोली, आप घबराएं नहीं, मैं उन्हें एकदम चैन न लेने दूंगी। ज्ञानशंकर ने ज्यादा ठहरना उचित न समझा, खुशी खुशी विदा हुए। उधर बाबू ज्वाला सिंह ने घोड़ा दौड़ाया तो 4 मील पर रुके। उन्हें एक सिगार पीने की इच्छा हुई। जेब से सिगार केस निकाला, लेकिन देखा तो दिया सलाई ना थी। उन्हें सिगार से बड़ा प्रेम था। अब क्या हो? इधर उधर निगाह दौड़ाई तो सामने कुछ दूरी पर एक बहेली जाती हुई दिखाई दी। घोड़े को बढ़ाकर बहेली के पास आ पहुंचे। देखा तो उस पर प्रेम शंकर बैठे हुए थे। ज्वाला सिंह का उनसे परिचय था। कई बार उनकी कृषिशाला की सैर करने गए थे और उनके सरल संतोषमय जीवन का आदर करते थे। पूछा, कहिए महाशय, आज इधर कहाँ चले? प्रेमशंकर बोले, जरा लखनपुर जा रहा हूँ। और आप? ज्वाला सिंह बोला, मैं भी वहीं चलता हूँ। प्रेमशंकर बोले, अच्छा साथ हुआ, क्या कोई मुकदमा है? ज्वाला सिंह ने सिगार जलाकर मुकदमे का वृत्तांत कह सुनाया। प्रेमशंकर गौर से सुनते रहे, फिर बोले, आपने उन्हें समझाया नहीं कि गरीबों को क्यों तंग करते हो? ज्वाला सिंह बोला, मैं इस विषय में उनसे कैसे कुछ कहता? हाँ, स्त्रियों में जो बातें हुई उनसे मालूम होता है कि वह अपनी जरूरतों से मजबूर हैं, उनका खर्च नहीं चलता। प्रेमशंकर बोले, 2000 साल की आमदनी 3-4 प्राणियों के लिए तो कम नहीं होती। ज्वाला सिंह बोला, लेकिन इसमें आधा तो आपका है। प्रेमशंकर बोले, जी नहीं, मेरा कुछ नहीं है। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया है कि मैं इस जायदाद में हिस्सा नहीं लेना चाहता। ज्वाला सिंह आश्चर्य से बोले, क्या आपने उनके नाम हिब्बा कर दिया? प्रेमशंकर बोले, जी नहीं, लेकिन हिब्बा ही समझिए। मेरा सिद्धांत है कि मनुष्य को अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए। यही प्राकृतिक नियम है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरों की कमाई को अपनी जीवन वृत्ति का आधार बनाए। ज्वाला सिंह बोले, तो यह कहिए कि आप अपनी जमींदारी के पेशे को ही बुरा समझते हैं? प्रेमशंकर ने कहा, हाँ, मैं इसका भक्त नहीं हूँ। भूमि उसकी है जो उसको जोते। शासक को उसकी उपज में भाग लेने का अधिकार इसलिए है कि वह देश में शांति और रक्षा की व्यवस्था करता है, जिसके बिना खेती हो ही नहीं सकती। किसी तीसरे वर्ग का समाज में कोई स्थान नहीं है। ज्वाला सिंह बोला, महाशय, इन विचारों से तो आप देश में क्रांति मचा देंगे। आपके सिद्धांत के अनुसार हमारे बड़े बड़े जमींदारों, तालुकेदारों और रईसों का समाज में कोई स्थान ही नहीं है। सबके सब डाकू हैं। प्रेमशंकर बोले, इसमें इसका कोई दोष नहीं, प्रथा का दोष है। इस प्रथा के कारण देश की कितनी आत्मिक और नैतिक अवनति हो रही है, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। हमारे समाज का वह भाग जो बल, बुद्धि, विद्या में सर्वोपरि है, जो हृदय और मस्तिष्क के गुणों से अलंकृत है, केवल इसी प्रथा के वश आलस्य, विलास और अविचार के बंधनों में जकड़ा हुआ है। ज्वाला सिंह ने कहा, कहीं आप इन्हीं बातों का प्रचार करने तो लखनपुर नहीं जा रहे हैं कि मुझे पुलिस की सहायता ना मांगनी पड़े? प्रेमशंकर बोले, हाँ, शांति भंग कराने का अपराध मुझ पर हो तो जरूर पुलिस की सहायता लीजिए। ज्वाला सिंह बोला, मुझे अब आप पर कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी। मैं भी छोटा मोटा जमींदार हूँ, आपसे डरना चाहिए। इस समय लखनपुर ही जाइएगा या आगे जाने का इरादा है? प्रेमशंकर बोले, इरादा तो यहीं से लौट आने का है, आगे जैसी जरूरत हो। इधर आसपास के देहातों में 1 महीने से प्लेग का प्रकोप हो रहा है। कुछ दवाएं साथ लेते आया हूँ, जरूरत होगी तो उसे बांट दूंगा। कौन जाने मेरे ही हाथों 2-4 जाने बच जाएं। इसी प्रकार बातें करते हुए दोनों आदमी लखनपुर पहुंचे। गांव खाली पड़ा था। लोग बागों में झोपड़ियां डाले पड़े थे। इस छोटी सी बस्ती में खूब चहल पहल थी। उन दारुण दुखों का चिन्ह कहीं न दिखाई देता था, जिनसे लोगों के हृदय विदीर्ण हो गए थे। छप्परों के सामने महुए सुखाए जा रहे थे। चक्कियों की गरज, छाछ की तड़प
ओखली और मूसल की धमक उस जीवन संग्राम की सूचना दे रही थी जो प्लेग के भीषण हत्याकांड की भी परवाह न करता था। लड़के आमों पर ढेले चला रहे थे, कोई स्त्री बर्तन मांजती थी, कोई पड़ोसी के घर से आग लिए आती थी, कोई आदमी निठल्ला बैठा नजर न आता था। प्रेम शंकर तो बस्ती में आते ही बहली से उतर पड़े और एक झोपड़े के सामने खाट पर बैठ गए। ज्वाला सिंह घोड़े से न उतरे। खाट पर बैठना अपमान की बात थी। जोर से बोले, कहाँ है मुखिया? जाकर पटवारी को बुला लाए, हम मौका देखना चाहते हैं। यह हुक्म सुनते ही कई आदमी झोपड़ों से मरीजों को छोड़ छाड़ कर निकल आए। चारों ओर भगदड़ सी पड़ गई। 2-3 आदमी चौपाल की तरफ कुर्सी लेने दौड़े। 2-3 आदमी पटवारी की तलाश में भागे और गांव के गणमान्य ज्वाला सिंह को घेर कर खड़े हो गए। प्रेम शंकर की ओर किसी ने ध्यान भी न दिया। इतने में कादिर खां अपनी झोपड़ी से निकले और सुक्खू के कान में कुछ कहा। सुक्खू ने दुखरन भगत से कानाफूसी की। तब विशेषर साह से साएं साएं बातें हुई, मानो लोग किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे हों। 10 मिनट के बाद सुक्खू चौधरी एक थाल लिए हुए आए। उसमें अक्षत, दही और कुछ रुपए रखे हुए थे। गांव के पुरोहित जी ने प्रेम शंकर के माथे पर दही चावल का टीका लगाया और थाल उनके सामने रख दिया। ज्वाला सिंह कुर्सी पर बैठते हुए बोले, लीजिए, आपकी तो बोहनी हो गई, घाटे में तो हम ही रहे, उस पर भी आप जमींदारी पेशे की निंदा करते हैं। प्रेम शंकर ने कहा, देवी के नाम से ईंट पत्थर भी तो पूजे जाते हैं। कादिर खां बोले, हम लोगों के धन्य भाग थे कि दोनों मालिकों के एक साथ दर्शन हो गए। प्रेम शंकर बोले, यहाँ बीमारी कुछ कम हुई या अभी वही हाल है? कादिर खां बोले, सरकार कुछ ना पूछिए, कम तो ना हुई और बढ़ती जाती है। कोई दिन नागा नहीं जाता कि एक ना एक घर पर बिजली ना गिरती हो। नदी यहाँ से 6 कोस है। कभी कभी तो दिन में 2-2, 3-3 बार जाना पड़ता है। उस पर कभी आंधी, कभी पानी, कभी आग। खेतों में अनाज सड़ा जाता है, कैसे काटें, कहाँ रखें। बस भोर को घरों में एक बार चूल्हा जलता है, फिर दिन भर कहीं आग नहीं जलती। चिलम को तरस कर रह जाते हैं। हुजूर, रोते नहीं बनता, दुर्दशा हो रही है। उस पर मालिकों की निगाह भी टेढ़ी हो गई है। 100 काम छोड़कर कचहरी दौड़ना पड़ता है। कभी कभी तो घर लाश छोड़कर जाना पड़ता है। क्या करें, जो सिर पर पड़ी है उसे झेलते हैं। हुजूर का एक गुलाम था, अच्छा पट्ठा था, सारी गृहस्थी संभाले हुए था। 3 घड़ी में चल बसा, मुंह से बोल तक ना निकली। सुक्खू चौधरी का तो घर ही सत्यानाश हो गया। बस अब अकेले इन्हीं का दम रह गया है। बेचारे डपट सिंह का छोटा लड़का कल मरा है, आज बड़ा लड़का बीमार है। अल्लाह ही बचाए तो बचे। जुबान बंद हो गई है। लाल लाल आंखें निकाले खाट पर पड़ा, हाथ पैर पटक रहा है। कहाँ तक गिनाए? खुदा रसूल, देवी देवता सभी की मन्नतें मानते हैं, पर कोई नहीं सुनता। अब तक तो जैसे बन पड़ा मुकदमेबाजी की, उज़रदारी की, अब वह हिम्मत भी नहीं रही। किसके लिए यह सब करें? इतने पर भी मालिकों को दया नहीं आती। प्रेम शंकर बोला, जरा मैं डपट सिंह के लड़के को देखना चाहता हूँ। कादिर खां बोले, हाँ हुजूर, चलिए मैं चलता हूँ। ज्वाला सिंह ने कहा, जरा सावधान रहिएगा, यह रोग संक्रामक होता है। प्रेम शंकर ने इसका कुछ उत्तर ना दिया। औषधियों का बैग उठाया और कादिर खां के पीछे पीछे चले। डपट सिंह के झोपड़े पर पहुंचे तो आदमियों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी। एक आम के पेड़ के नीचे रोगी की खाट पड़ी हुई थी। डपट सिंह और उनके छोटे भाई झपट सिंह सिरहाने खड़े पंखा झल रहे थे। 2 स्त्रियां पायते की ओर खड़ी रो रही थी। प्रेम शंकर को देखते ही दोनों अंदर चली गई। दोनों भाइयों ने उनकी ओर दीन भाव से देखा और अलग हट गए। उन्होंने
उष्णता मापक यंत्र से देखा तो रोगी का ज्वर 107 दर्जे पर था। त्रिदोष के लक्षण प्रकट थे। समझ गए कि यह अब दम भर का मेहमान है। अभी वह बैग से औषधि निकाल ही रहे थे कि मरीज एक बार जोर से चीख मारकर उठा और फिर खाट पर गिर पड़ा। आंखें पथरा गई, स्त्रियों में पिट्ठस पड़ गई। डपट सिंह शोकातुर होकर मृत शरीर से लिपट गया और रोकर बोला, बेटा, हाय बेटा। यह कहते कहते उसकी आंखें रक्तवर्ण हो गई। उन्माद सा छा गया। गीली लकड़ी पहली आंच में रसती है, दूसरी आंच में जलकर भस्म हो जाती है। डपट सिंह शोक संताप से विह्वल हो गया। खड़ा होकर बोला, कोई इस घर में आग क्यों नहीं लगा देता? अब इसमें क्या रखा है? कैसी दिल लगी है? बाप बैठा रहे और बेटा चल दे। इन्हीं हाथों से मैंने इसे गोद में खिलाया था, इन्हीं हाथों से चिता की गोद में कैसे बिठा दूं? कैसा रुला कर चल दिया, मानो हमसे कोई नाता ही नहीं है। कहता था, दादा तुम बूढ़े हुए, अब बैठे बैठे राम राम करो, हम तुम्हारी परवस्ती करेंगे। मगर दोनों के दोनों चल दिए, किसी को मुझ पर दया न आई। लो राम राम करता हूँ, अब परवस्ती करो कि बातों के ही धनी थे। यह कहते कहते वह शव के पास से हटकर दूसरे पेड़ के नीचे जा बैठे। एक क्षण के बाद फिर बोले, अब इस माया जाल को तोड़ दूंगा। बहुत दिन इसने मुझे उंगलियों पर नचाया, अब मैं इसे नचाऊंगा। तुम दोनों चल दिए, बहुत अच्छा हुआ, मुझे माया जाल से छुड़ा दिया। इस माया के कारण कितने पाप किए, कितने झूठ बोले, कितनों का गला दबाया, कितनों के खेत काटे। अब सब पाप दोष का कारण मिट गया। वह मरी हुई माया सामने पड़ी है। कौन कहता है मेरा बेटा था? नहीं, मेरा दुश्मन था, मेरे गले का फंदा था, मेरे पैरों की बेड़ी था। फंदा छूट गया, बेड़ी कट गई। लाओ इस घर में आग लगा दो, सब कुछ भस्म कर दो। बलराज, खड़ा आंसू क्या बहाता है? कहीं आग नहीं है क्या? लाके लगा दे। सब लोग खड़े रो रहे थे। प्रेम शंकर भी करुणातुर हो गए। डपट सिंह के पास जाकर बोले, ठाकुर धीरज धरो, संसार का यही दस्तूर है। तुम्हारी यह दशा देखकर बेचारी स्त्रियां और भाई रो रहे हैं, उन्हें समझाओ। डपट सिंह ने प्रेम शंकर को उन्मत्त नेत्रों से देखा और व्यंग भाव से बोले, ओहो, आप तो हमारे मालिक हैं, क्या इजाफा वसूल करने आए हैं? उसी से लीजिए जो वहाँ धरती पर पड़ा हुआ है, वह आपकी कौड़ी कौड़ी चुका देगा। गौस खां से कह दीजिए, उसे पकड़ ले जाएं, बांधे मारें, मैं ना बोलूँगा। मेरा खेती बाड़ी से, घर द्वार से इस्तीफा है। कादिर खां ने कहा, भैया डपट, दिल मजबूत करो, देखते हो घर घर यही आग लगी हुई है, मेरे सिर भी तो यही विपत्ति पड़ी है। इस तरह दिल छोटा करने से काम ना चलेगा। उठो, कुछ कफन कपड़े की फिक्र करो, दोपहर हुई जाती है। डपट सिंह को होश आ गया। होश के साथ आंसू भी आए। रोकर बोले, दादा तुम्हारा सा कलेजा कहाँ से लाएं? किसी तरह धीरज नहीं होता। हाय, दोनों के दोनों चल दिए, एक भी बुढ़ापे का सहारा ना रहा। सामने यह लाश देखकर ऐसा जी चाहता है गले पर गड़ासा मार लूं। दादा, तुम जानते हो कि कितना सुशील लड़का था। अभी उस दिन मुकद्दर की जोड़ी के लिए हट कर रहा था। मैंने सैकड़ों गालियां दी, मारने उठा, बेचारे ने जबान तक न हिलाई। हाँ, खाने पीने को तरसता रह गया, उसकी कोई मुराद पूरी न हुई, न भर पेट खा सका, न तन भर पहन सका। धिक्कार है मेरी जिंदगानी पर। अब यह घर नहीं देखा जा सकेगा। झपट अपना घर द्वार संभालो, मेरे भाग्य में ठोकर खाना लिखा हुआ है। भाई लोग राम राम, मालिक को राम राम, सरकार को राम राम। अब यह अभागा देश से जाता है, कहीं सुनी माफ करना। यह कहकर डपट सिंह उठकर कदम बढ़ाते हुए एक तरफ चले। जब कई आदमियों ने उन्हें पकड़ना चाहा तो वह भागे। लोगों ने उनका पीछा किया, पर कोई
उनकी गर्द को भी ना पहुंच सका। जान पड़ता था हवा में उड़े जाते हैं। लोगों के दम फूल गए। कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। अकेले बलराज ने उनका पीछा ना छोड़ा। यहाँ तक कि डपट सिंह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़े। बलराज दौड़कर उनकी छाती से लिपट गया और तब अपने अंगोछे से उन्हें हवा करने लगा। जब उन्हें होश आया तो हाथ पकड़े हुए घर लाया। ज्वाला सिंह की करुणा भी जागृत हो गई। प्रेम शंकर से बोले, बाबू साहब, बड़ा शोकमय दृश्य है। प्रेम शंकर ने कहा, कुछ ना पूछिए, कलेजा मुंह को आया जाता है। कई आदमी बांस काटने लगे, लेकिन तीसरे पहर तक लाश ना उठी। प्रेम शंकर ने कादिर से पूछा, देर क्यों हो रही है? कादिर खां बोले, हुजूर क्या कहें, घर में रुपए नहीं हैं। बेचारा झपट रुपए के लिए इधर उधर दौड़ रहा है, लेकिन कहीं नहीं मिलते। हमारी जो दशा है सरकार, हम ही जानते हैं। इजाफा लगान के मुकदमे ने पहले ही हांडी तवा गिरो रखवा दिया था। इस बीमारी ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब किसी के घर में कुछ नहीं रहा। प्रेम शंकर ने ठंडी सांस लेकर ज्वाला सिंह से कहा, देखिए आपने इनकी हालत, घर में कौड़ी कफन को नहीं। ज्वाला सिंह बोला, मुझे अफसोस आता है कि इनसे पिछले साल मुचलका क्यों लिया। मैं अब तक ना जानता था कि इनकी दशा इतनी हीन है। प्रेम शंकर ने कहा, मुझे खेद है कि मकान से कुछ रुपए लेकर ना चला। ज्वाला सिंह बोला, रुपए मेरे पास हैं, पर मुझे देते हुए संकोच होता है। शायद इन्हें बुरा लगे, आप लेकर दे दें तो अच्छा हो। प्रेम शंकर ने 20 रुपए का नोट ले लिया और कादिर खां को चुपके से दे दिया। एक आदमी तुरंत कफन लेने को दौड़ा। लाश उठाने की तैयारी होने लगी। स्त्रियों में फिर कोहराम मचा। जब तक शव घर में रहता है, घर वालों को कदाचित कुछ आशा लगी रहती है। उसका घर से उठना पार्थिव वियोग का अंत है। वह आशा के अंतिम सूत्र को तोड़ देता है। तीसरे पहर लाश उठी। सारे गांव के पुरुष साथ चले। पहले कादिर खां ने कंधा दिया। ज्वाला सिंह को सरकारी काम था, वह लौट पड़े, लेकिन प्रेम शंकर ने 2-4 दिन वहां रहने का निश्चय किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।